lecture 29 of HRM lecture series. In this lecture, we will talk about types of compensation, compensation policies, and time wage versus piece wage system. So let's start learning. Compensation are of two types. One is base compensation and another one is supplementary compensation. Base compensation is the remuneration paid to workers in cash in the form of wages and salaries, irrespective of their performance. That means if the workers have been assigned a particular job, they have been hired by the organization, this is the minimum that they are going to be paid. Okay, so this is the base compensation. It is non-incentive payment to compensate workers for their services. Let us talk about what all is included in base compensation. Base compensation includes basic pay, dearness allowance. Dearness allowance is dependent on the rate of inflation in the economy. House rent allowance is the tentative amount decided by the management on the basis of जॉब हायरार्की, यानी किस लेवल पर वर्कर काम कर रहा है उस लेवल के हिसाब से उसको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है. इफ द वर्कर इज वर्किंग ऑन अ वेरी लो लेवल, देन द HRA that this worker will receive will be very less. But if he or she is working on a very high level, executive level or management level, then the amount of HRA will be in commensurate with the pay or the job designation that this person is having, so it will be high. Okay, next is city compensatory allowance. City compensatory allowance is paid on the basis of categories of the city in which the worker is performing his or her duties. Especially in context of India, cities are divided into different categories. तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, और जिस कैटेगरी की सिटी होती है जहां पर वर्कर को काम करना है उसके हिसाब से उसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है. तो इफ द वर्कर इज वर्किंग इन कैटेगरी ए सिटी, देन द CCA amount will be higher. For category B, it will be lower. Again, it depends upon cost of living कि उस particular city में cost of living क्या है. अगर cost of living ज़्यादा है तो CCA ज़्यादा मिलेगा. cost of living उस city में जहाँ पर worker को काम दिया गया है कम है तो उसे CCA का amount कम मिलेगा. नेक्स्ट इज ट्रैवल अलाउंस. नॉर्मली जो TA दिया जाता है या तो वो एक्चुअल होता है, यानी जितना खर्च कर रहा है वर्कर जॉब पर आने के लिए तो उस हिसाब से ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, या ये एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, वो चाहे ट्रैवल पर एक्सपेंडिचर उससे कम होता हो या ज्यादा होता हो. और नॉमिनल अमाउंट इज फिक्स्ड, अ फिक्स्ड अमाउंट इज देयर टू बी पेड एज ट्रैवल अलाउंस. तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है बेसिक पे, DA, HRA, CCA एंड TA बेस कॉम्पनसेशन में. एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेस कॉम्पनसेशन कि बेस कॉम्पनसेशन ज्यादा होगी या कम होगी, तो क्या फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं. इनमें से कुछ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कुछ के बारे में हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे. तो लेट अस वंस अगेन हैव अ लुक एट द फैक्टर्स और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बेस कॉम्पनसेशन. The first one is the going rate. Going rate means the market wages, यानी what the competitors are paying. मार्केट में वेज रेट क्या है, तो द गोइंग रेट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. देन एबिलिटी टू पे. हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटर्स ज्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या एबिलिटी है पे करने की. इफ वी आर इन अ पोजिशन टू पे हायर देन व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स आर पेइंग, देन वी पे हाई वेजेस. ओके, देन कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे मैंने बताया सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस जो है स्पेशली दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर उस सिटी में ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा बेस कॉम्पनसेशन, और कम है तो कम मिलेगा. प्रोडक्टिविटी, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर कि अगर वो ज्यादा प्रोडक्टिव है तो उसका बेस कॉम्पनसेशन ज्यादा होगा. यानी जैसे हम बात करते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर की, स्किल्ड वर्कर की, तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्योंकि ज्यादा है
है, इसलिए दे गेट हायर वेजेस दैन unskilled workers. Okay, then demand and supply of labor, I talked about this earlier also. जैसे किसी भी चीज का इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी. सेम अप्लाइज टू लेबर ऑल्सो. वेज रेट इज द प्राइस ऑफ द लेबर and it also is fixed by the market forces of demand of labor and supply of labor. Higher the demand, higher will be the wages. Higher the supply, lower will be the wages. As simple as that. Next is another factor that determines base compensation is bargaining by union. हमने पहले भी बात की थी, अगर ट्रेड यूनियंस स्ट्रांग हैं तो बेस कॉम्पनसेशन ज्यादा मिलेगी. ट्रेड यूनियंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बार्गेनिंग पावर उनकी नहीं है ज्यादा, तो बेस कॉम्पनसेशन कम होती है. देन गवर्नमेंट पॉलिसी, जहां पर हम मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, अगर लेबर लॉज और गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से एक मिनिमम वेजेस फिक्स्ड हैं तो बेस कॉम्पनसेशन कैन नॉट बी लोअर देन दैट. तो वो ध्यान में रखना होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से बेस कॉम्पनसेशन डिसाइड होगा. एंड लास्ट इज इक्विटेबल डिस्टिंक्शन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो जो कॉम्पनसेशन हम दे रहे हैं वर्कर्स को वो फेयर होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. ये हमने बात की बेस कॉम्पनसेशन के बारे में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन. Supplementary compensation is over and above the base compensation. तो base compensation के अलावा वर्कर्स को जो पे किया जाता है, all that is termed as supplementary compensation. Fringe benefits and perks given to workers over and above wages and salaries. तो उनकी बेस सैलरी से, बेस वेजेस से एक्स्ट्रा जो भी उन्हें पे किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स और पर्क्स, वो सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन है. इट कैन बी नॉन मॉनिटरी एज वेल, यानी ये मॉनिटरी भी हो सकती है या फिर नॉन मॉनिटरी यानी इन काइंड भी हो सकती है. एंड द आइडिया इज टू इंसेंटिवाइज एंड मोटिवेट वर्कर्स टू बी मोर एफिशिएंट. तो इसका एम यही है, बेस कॉम्पनसेशन तो सबको मिलना है, लेकिन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन सिर्फ बेटर परफॉर्मर्स को मिलना है, सिर्फ उन वर्कर्स को मिलना है जो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, एज एन इंसेंटिव, एज एन अवार्ड फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस और अ बेटर परफॉर्मेंस. ठीक है. सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? एक है हाउसिंग फैसिलिटी, देन मेडिकल फैसिलिटीज, फूड कूपन्स, लो कॉस्ट और जीरो कॉस्ट लोन्स, creche facility for young kids of the workers, canteen facility and recreation facilities etc. तो recreation में normally हम include करते हैं जैसे clubs हो गए, sports facility हो गई, या कुछ और रिक्रिएशन जैसे थिएटर या इस तरह की स्विमिंग पूल. ये वो सारी फैसिलिटीज हैं जो वर्कर को रिजुविनेट करने में हेल्प करती हैं, उसको काम से हट के अपने आप को थोड़ा एनर्जाइज करने के लिए हेल्प करती हैं. तो हाउसिंग फैसिलिटी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो अपने वर्कर्स को हाउस प्रोवाइड करते हैं या फिर रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड करते हैं. तो या तो वो कंपनी के हाउस होते हैं और वर्कर्स वहां पर रहते हैं, और वहां पर भी लेवल्स होते हैं हाउसिंग के, अलग अलग लेवल के वर्कर्स को अलग अलग तरह की हाउसिंग फैसिलिटी दी जाती है, या फिर उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, यानी वो हाउस कंपनी खुद ओन नहीं करती है पर कंपनी उन्हें रेंट पर लेती है और अपने वर्कर्स को देती है. नॉर्मली जो सीनियर लेवल वर्कर्स होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं किसी कंपनी के, उनको इस तरह की फैसिलिटी कंपनी देती है. फिर मेडिकल फैसिलिटीज है. मेडिकल फैसिलिटीज में हम बात करते हैं कि हो सकता है अगर कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उसने अपने कुछ हेल्थ सेंटर्स बना रखे हो, कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल बना रखा हो, तो वो एक मेडिकल एड हो गई. या फिर कंपनी खुद ओन नहीं करती है उन फैसिलिटीज को, लेकिन फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है अपने वर्कर्स को, यानी कैशलेस इन द सेंस कि वर्कर जाते हैं किसी एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और जो उनका बिल होता है मेडिकल बिल ट्रीटमेंट का, वो इज पेड बाय द कंपनी. तो ये मेडिकल एड्स हो गई.
हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाना, इस तरह के जो भी काम है, all that falls under supplementary compensation. Food coupons, कंपनी कुछ इस तरह के वाउचर्स अपने वर्कर्स को देती है जिन्हें वो ग्रोसरी स्टोर पर एनकैश करा ग्रोसरी स्टोर पर जाकर उसके बदले सामान खरीद सकते हैं, ग्रोसरी खरीद सकते हैं, या फिर किसी कैफे में जाकर उसके बदले खाना खरीद सकते हैं. तो दीज आर दी फूड कूपन्स. मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉर्मली ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो पर्क्स हैं, ये नॉन मॉनिटरी रखने का एक पर्पस होता है कि वर्कर्स की इनकम टैक्स लायबिलिटी घटाना. ठीक है, तो उनको पैसे देना और वो जाकर अपना खाना खरीदें या ग्रोसरी खरीदें, या उनको फूड कूपन्स देना जिसके बदले वो ग्रोसरी लें. तो अगर उनको कैश पे किया जाता है तो वो उनकी इनकम में जुड़ जाता है एंड दे हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन दैट. लेकिन अगर उन्हें नॉन कैश फॉर्म में इस तरह से बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो उनकी टैक्स लायबिलिटी इससे बढ़ती नहीं है. ठीक है. लो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट लोन में क्या होता है कि कंपनी अपनी तरफ से, इसको हम एडवांस भी बोलते हैं एट टाइम्स, या फिर कंपनी अपनी तरफ से अपने वर्कर्स को कुछ स्पेसिफिक नीड्स के लिए पैसे प्रोवाइड कराती है और वो धीरे धीरे स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में उन्हें रीपे करते रहते हैं. उनकी सैलरी में से वो पैसा कटता रहता है. तो ये लो कॉस्ट लोन्स हो गए, यानी अगर वर्कर्स को पैसे की जरूरत है, बड़े अमाउंट की जरूरत है, तो कंपनी से ही उनको ये पैसा मिल गया और वो धीरे धीरे करके कंपनी को उसे चुका देते हैं. क्रैश फैसिलिटी की हम बात करें तो अगर हमारे वर्कर्स ऐसे हैं जिनके इन्फेंट्स हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनकी केयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ही ये फैसिलिटी रखना कि वो आए अपने बेबीज को लेकर और वहां पर बेबीज उनके रहें दिन भर, वो अपना काम करें और जाते हुए वो उनको लेकर जाएं. देन कैंटीन में ये हुआ कि फॉर एग्जांपल लंच फैसिलिटी इज अवेलेबल टू दी वर्कर्स, कि अगर मॉर्निंग में आ गए हैं कंपनी में काम करने तो उनको लंच के लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है. एक वर्किंग लंच डेली उनके लिए मिलेगा कैंटीन से. ये तो हुआ फ्री, या फिर बहुत नॉमिनली या सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा. तो कैंटीन फैसिलिटी मेक्स अ सेंस इन द सेंस कि आपको टी टाइम के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने साथ फ्लास्क में टी लेकर आने की जरूरत नहीं है. ऑल दिस इज अवेलेबल इन द कंपनी इटसेल्फ. ठीक है. रिक्रिएशन फैसिलिटीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया. तो ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन. एंड द फैक्टर्स दैट डिटरमिन what supplementary compensation will be paid and how much will it be paid or will it be paid or not, ये फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं कि सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन दी भी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो क्या दी जाएगी और कितनी दी जाएगी. तो सबसे पहला फैक्टर है हिस्ट्री और कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो हमेशा से इस तरह के बेनिफिट्स अपने वर्कर्स को देते रहे हैं, या वो अपनी इमेज में एक चेंज लाना चाहते हैं और एक कल्चरल चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और वो इस तरह की फैसिलिटीज इंक्लूड करना चाहते हैं. तो एट टाइम्स दिस कैन बी अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी की हमेशा से होता रहा है इसलिए हो रहा है. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स. फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा कि अगर हायर लेवल पर, मैनेजमेंट लेवल पर कुछ चेंजेस आते हैं और पहले के मैनेजर्स और बाद के मैनेजर्स की कोई फिलॉसफी में चेंज आता है कि पहले शायद ये सब फैसिलिटी नहीं दी जाती थी लेकिन अब ऐसा लगता है कि देने की जरूरत है. दिस मैनेजमेंट, द प्रेजेंट मैनेजमेंट माइट हैव दिस फिलॉसफी कि हम इस तरह की फैसिलिटीज अपने वर्कर्स को दें सो दैट देयर प्रोडक्टिविटी increases and their loyalty towards the company increases. तो ये एक रीजन हो सकता है. देन ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी टू स्पेंड, जैसे हमने एबिलिटी टू पे के बारे में बात की थी, ऐसे यहाँ पर भी अगर ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकता है इस तरह की फैसिलिटीज देना तो उसे करना चाहिए. तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, तो उसमें से एक है ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी टू स्पेंड, कि क्या वो ये खर्च कर सकते हैं. अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ये करें, और नहीं कर सकते हैं तो सारा ना करें, कुछ करें या शायद कुछ भी ना करें. तो इट डिपेंड्स कि उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, उनकी कैपेसिटी टू स्पेंड क्या है. देन नीड टू रिटेन टैलेंट. जब हम ये टैलेंट की बात करते हैं और उसको रिटेन करने की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या पे कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है कि हम क्या पे करेंगे. ठीक है. तो अगर हमारे इक्विवेलेंट जो कंपनीज हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इस तरह की फैसिलिटीज देते हैं और हम चाहते हैं कि जो अच्छे वर्कर्स हमने अट्रैक्ट किए थे अपने पास
संभाल के रखे थे वो हमारे पास ही रहें, वो हमें छोड़ के ना चले जाएं। तो इफ देयर इज अ नीड टू रिटेन टैलेंट तो हम इस तरह की फैसिलिटीज उनको देते हैं, और सिर्फ उनको भी दे सकते हैं जिनको हमें अपने पास रखना ज्यादा जरूरी लगता है, यानी ओनली दोज वर्दी वर्कर्स whom we want to retain with us for long। तो उनको ये फैसिलिटी दें, सबको नहीं अगर हम दे सकते हैं, अगर सबको देने का हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो एटलीस्ट टू सम दोज हु आर वेरी वैल्यूएबल, वेरी वर्दी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन last factor, although it is very important, is supplementary compensation actually helps in enhancing goodwill। तो हम जितनी ज्यादा मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी फैसिलिटीज अपने वर्कर्स को देते हैं तो हम उतनी ही अपनी कंपनी की गुडविल को बढ़ा पाते हैं, और तब हम कहलाते हैं गुड पे मास्टर्स। ठीक है। तो अगर कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी गुडविल को बढ़ाए, तो वन ऑफ द वेज टू एनहांस गुडविल इज टू इंक्रीज सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरियस कॉम्पनसेशन पॉलिसीज। देयर आर 3 मेजर कॉम्पनसेशन पॉलिसीज। One is the traditional approach, second one is competition oriented approach, and the third one is formula approach. Now what is traditional approach? Traditional approach is कि आप सिर्फ उतनी wages या salaries pay कीजिए जो adequate हो to attract, retain and motivate workers। मैंने आपको कहा था कि जो मेजर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कॉम्पनसेशन पैकेज का, कॉम्पनसेशन पॉलिसी का, वो यही होता है कि हम टैलेंटेड कॉम्पिटेंट वर्कर्स को अट्रैक्ट कर पाएं, फिर उन्हें मोटिवेट कर पाएं और अल्टीमेटली उन्हें रिटेन भी कर पाएं। तो ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसको हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इट विल ऑलवेज बी देयर, चाहे हम किसी और अप्रोच पर जाएं, लेकिन फिर भी ये तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा दैट द कॉम्पनसेशन लेवल मस्ट बी एडिक्वेट इनफ टू अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड रिटेन गुड वर्कर्स। ठीक है। देन कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड अप्रोच, एज द नेम सजेस्ट, फॉलो द ट्रेंड, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं हम उस हिसाब से पे करें। यानी ये काम तो हम करें ही करें, लेकिन साथ साथ अगर ये हमने जो कॉम्पनसेशन लेवल डिसाइड किया है टू अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड रिटेन वर्कर्स, अगर वो हमारे कॉम्पिटिटर्स से कम है तो हमारा ये पर्पस पूरा नहीं होगा, है ना। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रेंड ऑल्सो, हमें ये डिसाइड करते हुए। और इसीलिए अगर आपको याद हो हमने बात की थी सर्वे के बारे में, कि हम जब इंटरनली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कम से कम क्या पे करना है, फिर हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में बाकी लोग क्या पे कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्रीज में क्या पेमेंट हो रहा है। तो फॉलो द ट्रेंड बिकॉज वी नीड टू मैच द वेज लेवल विद competition. So this is the second approach, and the third approach is formula approach. Formula approach में हम बात करते हैं हमारी paying capacity की, ability to pay की, and this is based on cost of living and productivity. तो यहाँ हमने बात की थी थर्ड लेवल वेजेस की, जो हमने ये 3 लेवल्स के बारे में एक बार बात की थी ना, जहां हम ये कह रहे थे कि हम मिनिमम वेज पे करें या फेयर वेज पे करें या लिविंग वेज पे करें। तो लिविंग वेज इज द third compensation policy that is dependent on the ability to pay of the organization, कि organization क्या pay कर सकता है। So this is the formula approach based on cost of living and productivity of the workers. Now let us come to the final topic of our discussion on compensation, and this is time wage system versus piece wage system. We know a bit about it बिफोर हैंड, और हमने थोड़ा बहुत तो ये पढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा और ज्यादा मैं आपको बताने वाली हूँ। टाइम वेज सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, टाइम पर बेस्ड है वेजेस। ऑन द अदर हैंड पीस वेज सिस्टम वेयर क्वांटिटी पर बेस्ड है वेजेस। ठीक है। तो इनका जो मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। टाइम वेज सिस्टम, वेज इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स इनटू रेट पर आवर, की अगर 8 घंटे वर्कर ने काम किया तो 1 घंटे के लिए क्या पे करना है, तो उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ द रेट पर आवर इज 200 रुपीज एंड इफ द वर्कर इज वर्किंग फॉर 8 आवर्स, देन द वर्कर विल बी पेड 1600 रुपीज पर डे।
Okay, so it is calculated like that, number of hours multiplied by rate per hour. On the other hand, in piece wage system, number of units produced by the worker multiplied by rate per unit. एक यूनिट के लिए क्या पे करना है, उस रेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द वर्कर हैज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो यहाँ पर हम आवर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं. एक वर्कर ने अगर 100 यूनिट्स बनाई हैं और हर यूनिट के लिए उसे 50 रुपए मिलने थे, तो for these 100 units the worker will be paid 100 into 50, that is 5000 rupees. ठीक है, अब वो एक दिन के नहीं है, वो 100 यूनिट्स के हैं. पर यूनिट हम वेजेस दे रहे हैं, यहाँ पर हम पर आवर वेजेस दे रहे हैं. ठीक है, हेयर टाइम वेज सिस्टम इज बेस्ड ऑन टाइम. बार बार मैं नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रही हूँ. इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी आउटपुट कितना है उसके बेस पर पीस वेज सिस्टम बना. टाइम वेज सिस्टम इज नॉट लिंक्ड विद एफिशिएंसी. यहाँ पर वर्कर की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी का कोई कंसर्न नहीं है. बस यहाँ पर ये देखा जाता है कि वो कितने घंटे काम पर था. राइट. ऑन द अदर हैंड पीस वेज सिस्टम में बात हो रही है, इट इज लिंक्ड विद एफिशिएंसी, कि वो कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है वर्कर, वो कितना ज्यादा आउटपुट बना पा रहा है, कितना ज्यादा एफिशिएंट है. तो वो पीस वेज सिस्टम इज linked with efficiency. Then time based system is good when the quality of work needs to be very high. जब हम चाहते हैं कि बहुत फाइन क्वालिटी का काम हो, बहुत बढ़िया क्वालिटी का काम हो, तब टाइम बेस्ड सिस्टम से पे किया जाता है. तब हम यूनिट्स पर फोकस नहीं करते हैं, कितने यूनिट्स बने ये नहीं देखते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि कितना अच्छा काम हुआ है. ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप बहुत अच्छा काम चाहते हैं तो वो स्लो पेस से काम होगा, और स्लो पेस का मतलब है कि कम यूनिट्स बनेंगे इन गिवन नंबर ऑफ आवर्स. तो यहाँ पर यूनिट इज नो क्राइटेरिया, ओनली द क्वालिटी ऑफ द वर्क is important. On the other hand, when quality is not that important, the work is of routine nature, वहां पर हम क्वांटिटी बेस्ड वेजेस पे करते हैं. वहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, यहाँ पर कितना काम किया वो इंपॉर्टेंट है, यानी क्वालिटी कैसी थी उसकी. ठीक है, नाउ इन दिस केस टाइम वेज सिस्टम, जहां पर नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से पेमेंट हो रही है, वहां पर सुपरवाइजर को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ता है काम को, और बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, वर्कर जो है वो डेडिकेटेडली अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो हेयर क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, because supervisor has to ensure that good quality work is going on and time is not being wasted. Okay, because the worker is being paid on the basis of number of hours, not on the basis of number of pieces that he or she produces. Okay, now here in case of piece wage system, since the worker is paid on the basis of number of units that he or she has produced, no supervision is required. Yani worker himself or herself is motivated to produce more, because the more he or she produces, the more will be the remuneration. So here supervision is not required. Moreover, the nature of work is of routine type. तो quality का कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, supervision की कोई जरूरत नहीं है. In case of time-based system, low maintenance cost is there because the worker is working at a slow pace. Therefore, neither the tools are not getting disturbed in the sense कि टूल्स को कोई खराबी नहीं हो रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत तसल्ली से काम हो रहा है. तो ना मटेरियल वेस्ट हो रहा है, ना टूल्स को खराब किया जा रहा है. ऑन द अदर हैंड, जब सारा फोकस ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बनाने पर है, तो हो सकता है कि काफी सारी वेस्टेज हो रही हो. वर्कर बहुत केयरलेस होकर काम कर रहा है, इन द सेंस कि उसका सारा फोकस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर है. वो बिल्कुल ये ध्यान नहीं दे रहा है कि सामान गिर रहा है, कुछ चीजें स्पिल हो रही हैं, कोई टूल्स टूट रहे हैं या संभाल के रखे जा रहे हैं, क्योंकि उसका सिर्फ फोकस है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे. सो हेयर द मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, while in case of time based system maintenance cost is very low. Okay, in case of time based system, high time wastage can be there.
मैंने आपको यही कहा कि सुपरवाइजर हैज टू इंश्योर कि ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी का काम हो रहा हो बल्कि साथ साथ टाइम वेस्ट ना हो रहा हो। तो हाई टाइम वेस्टेज इज क्वाइट लाइकली इन केस ऑफ टाइम बेस्ड सिस्टम, क्योंकि वर्कर को तो घंटों के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, उसने काम किया या नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, in case of piece weight system, time is not wasted. Time is not wasted because the focus is on producing more and more. But then what is wasted? Here material is wasted because the idea is to produce more. And in this particular context, the worker may become careless. वो ध्यान नहीं दे रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, चीजें गिर रही हैं, चीजें टूट रही हैं, उसका सिर्फ ध्यान एक जगह पर है और वो है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाए। सो हेयर द मटेरियल गेट्स वेस्टेड, व्हाइल इन केस ऑफ टाइम बेस्ड सिस्टम टाइम गेट्स वेस्टेड। ठीक है। ट्रेड यूनियंस सपोर्ट टाइम बेस्ड सिस्टम बिकॉज दे से दैट दिस इज मोर ह्यूमेन, दिस इज मोर जस्टिफाइड फॉर द वर्कर्स। वर्कर्स को यहाँ मशीन की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स को हम इंसान मान रहे हैं। इसलिए ट्रेड यूनियंस को लगता है कि ये टाइम बेस्ड सिस्टम इज बेटर, इसमें वर्कर आराम से काम करेगा, आराम करके काम करेगा। तो ये होना चाहिए क्योंकि उसको पता है कि उसे इतने घंटे, 8 घंटे काम करना है। 8 घंटे अगर वो काम पर है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इज अनदर थिंग, अगर वो काम पर है तो उसे 8 घंटे के हिसाब से पेमेंट हो जाएगी। तो ट्रेड यूनियंस इस पर्टिकुलर सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, जबकि पीस वेट सिस्टम को अपोज करती हैं ड्यू टू द सेम रीजन, क्योंकि पीस वेट सिस्टम में वर्कर ने काम ज्यादा किया तो उसे ज्यादा पे मिलेगी, लेकिन कम काम किया तो कम पे मिलेगी, है ना। तो ट्रेड यूनियंस का ये कहना है कि भाई आप पीस वेट सिस्टम में वर्कर्स को मशीन की तरह यूज करने लग जाते हो, आप उसे इंसान नहीं मानते हो। तो देयरफॉर ट्रेड यूनियंस अपोज दिस। Okay, in case of time based system there is sense of security in workers, क्योंकि पता है कि फिक्स्ड पेमेंट मिल जाएगी, तो देयर इज सेंस ऑफ सिक्योरिटी, है ना, एज फार एज वेज पेमेंट इज कंसर्न, बिकॉज पेमेंट इज सिक्योर्ड। इन केस ऑफ piece weight system, payment is not secured. The more you produce, the more you earn, but if you produce less, you will earn less also, right? Therefore there is insecurity in case of piece weight system among the workers, because if they are not able to produce due to any reason, because they are human beings, तो कभी तबीयत खराब है, कभी काम पर नहीं आ पाए तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर तबीयत खराब है और अगर आप काम पर बैठे हैं तो you will get your wages, right? So there is sense of security, but here sense of insecurity is there. So with this we complete our discussion on compensation, compensation management. If you have any queries, you can ask me in the comment section, and we'll be talking about next chapter in next video.